Hello. Most of the Indian couples don't have a communication problem. They have emotional safety problems. इमोशनली उन्हें इतना सेफ फील नहीं होता है कि वो अपने आप को फ्रीली एक्सप्रेस कर सकें अपने पार्टनर के सामने। उन्हें डर लगता है कि शायद सामने वाला सुनेगा नहीं, या शायद वो रिजेक्ट कर देगा या रिजेक्ट कर देगी, या मजाक उड़ा देगा, या सही तरीके से रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, कुछ भी। इस तरह के डर अक्सर रहते हैं कपल्स में, और दैट्स वाई लोग ये कहते हैं, या अक्सर जब हम डिस्कस करते हैं अपने फ्रेंड से या किसी सिबलिंग से कि अब मेरे पार्टनर से मेरी बन नहीं रही है, तो फिर ये प्रॉब्लम्स वो नोटिस करते हैं, ये पॉइंट करते हैं कि कम्युनिकेशन प्रॉब्लम होगी, टॉक इट आउट। इस तरह के सिचुएशंस हमें मिलते हैं। बट क्या ये रियल में कम्युनिकेशन प्रॉब्लम ही है, या हम उतना सेफ फील कर पा रहे हैं कि हम फ्रीली बिना जजमेंट के अपनी जो भी फीलिंग्स हैं वो सामने वाले को एक्सप्रेस कर सके? मैं ये नहीं कह रहा कि किसी एक पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये, या एक पर्सन की गलती है। एक्चुअली गलती होती भी नहीं है मोस्ट ऑफ द केसेस में किसी की। एक पर्सन डिफेंसिव मोड में आ जाता है और दूसरा इनसिक्योर फील होने लगता है। जो डिफेंसिव मोड में है वो या तो आर्गुमेंट से बचना चाहेगा, या तो फिर उसे लगेगा कि ये अननेसेसरी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, इसलिए वो डिफेंसिव मोड में चला जाता है। या उसे लगता है कि वो प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं दे पा रहा है या प्रॉपरली रिस्पॉन्ड नहीं कर पाएगा, तो वो डिफेंस मोड में चला जाता है। और जो पर्सन इनसिक्योर है वो परेशान हो जाता है, वो उसे समझ में नहीं आता है कि क्या करें, कैसे चीज़ों को सॉर्ट आउट करें और कैसे चीज़ें बेटर करें। दोनों का मेन पर्पस सेम है, दोनों चाहते हैं कि रिलेशन अच्छा हो, तरीका डिफरेंट है जिसकी वजह से दोनों में प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। दोनों को समझ में नहीं आता है कि सामने वाला सोच क्या रहा है एग्जैक्टली। कल्प्रिट इमोशनल सेफ्टी है, क्योंकि जब हम ये फील करते हैं कि हम जज किए जा रहे हैं, या हम डिसमिस किए जा रहे हैं, या हम प्रॉपरली सुने नहीं जा रहे हैं, हम अनहर्ड हैं, हमें कोई सुन नहीं रहा है, तो फिर हमारा ब्रेन इस डिसएग्रीमेंट को या इस तरह की अनकंफर्टेबल सिचुएशन को एक थ्रेट की तरह समझता है। दिस इज कॉल्ड न्यूरोसेप्शन। इस थ्रेट को समझने इसे थ्रेट की तरह समझने की वजह से हमारा ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है, और फिर हमारा जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है, मेनली यहाँ पे जो होता है इस एरिया में, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो रिस्पॉन्सिबल होता है लॉजिक एंड रीजनिंग के लिए, लैंग्वेज के लिए, वो ऑफलाइन चला जाता है। उसे समझ में नहीं आता है कि क्या करें, वो उसकी फंक्शनलिटी रिड्यूस हो जाती है, कम हो जाती है, डिमिनिश हो जाती है। उसके बाद फिर बॉडी शिफ्ट होती है फाइट, फ्लाइट और फ्रीज में। फाइट में आर्गुमेंट करना, ज़बरदस्ती नैक करना, फोर्स करना कि वी शुड टॉक इट आउट, वी शुड कम्युनिकेट, वी आर नॉट टॉकिंग थिंग्स प्रॉपरली, इस तरह की चीज़ें होती हैं और हम लड़ाई करने लगते हैं, फाइट करने लगते हैं। फ्लाइट में वी ट्राई टू अवॉइड द सिचुएशन, वी रन अवे, वी अवॉइड, वी इग्नोर, और ट्राई टू थिंक दैट इफ़ वी आर इग्नोरिंग द प्रॉब्लम विल settle down automatically. That's not gonna happen. Then the next thing is freeze. हम शांत हो जाते हैं, हमें समझ नहीं आता है हम क्या करें, फ्रीज हो जाते हैं। वी जस्ट थिंक दैट वी डोंट नो एनीथिंग, वी फील दैट वी आर नॉट एनफ फॉर दिस सिचुएशन, वी ब्लेम आवरसेल्फ दैट आई एम नॉट एनफ टू हैंडल दिस ऑल दिस। सो उस वक्त पे हम फ्रीज हो जाते हैं। हम इंडिया में मोस्टली, हमारी जो इंडियन सोसाइटी वो हमें कंडीशन की है, हमें बचपन से ये सिखाया जाता है कि हमें अपने कल्चर को प्रोटेक्ट करना है। हमें एक कलेक्टिव कल्चरल ट्रॉमा हमें दिया जाता है, ताकि हम अपने कल्चर के नाम पे, ट्रेडिशन के नाम पे हम बोलना बंद कर दें, बोलना कम कर दें, हेजिटेट करें कि क्या हमारा ये बोलना या ये पार्टिकुलर वर्ड बोलना या पार्टिकुलर अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करना सही है। इसकी वजह से हमें कलेक्टिव कल्चरल ट्रॉमा में हम मोस्ट ऑफ द इंडियंस हैं, नो मैटर व्हाट द जेंडर, बोथ आर इन डिफरेंट वेज। जैसे लड़कियों को शेम किया जाता है कि तुम्हें ज़्यादा ऊंचे नहीं बोलना है, तुम्हें ऊंची आवाज़ में बात नहीं करनी है, तुम्हें सुनना है, और इस तरह की चीज़ें उन्हें कंडीशन की जाती है। लड़कों के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दे दी जाती है, तुम्हें ही सब कुछ देखना है, तुम्हें ही सब कुछ करना है, और तुम्हारा कोई नहीं है, इस तरह की चीज़ें उन्हें दे दी जाती है। इस तरह का ट्रॉमा उन्हें फीड कर दिया जाता है उनके दिमाग में। देन उसके बाद फिर रेपुटेशन हमारे सोसाइटी में, हमारे इंडियन सोसाइटी में बहुत ही ज़्यादा हाई है, जो जिसे लोग इंपॉर्टेंस ज़्यादा देते हैं। रेपुटेशन हमेशा रेलेवेंस से ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है, फैक्ट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। हमारी कई बार रेपुटेशन इतना ज़्यादा हावी हो जाता है, हैवी हो जाता है कि लोग इससे अपनी खुशियों से भी ज़्यादा
तवज्जो देने लगते हैं। जैसे अगर आप देखें कि मैरिज के केसेस में, लव मैरिज के केसेस में रेपुटेशन की प्रॉब्लम है, अदरवाइज वो कपल अगर हैप्पी है तो फिर उन्हें क्यों रोका जाता है? दैट्स द रेपुटेशनल प्रॉब्लम। लोग क्या कहेंगे, सोसाइटी क्या कहेगी, हमारी इज्जत क्या रह जाएगी, ये एक प्रॉब्लम है। फिर उसके बाद परफॉर्मेंस पे जोर दिया जाता है कि जो लड़का है वो सारी जिम्मेदारियाँ उठाएगा, सब कुछ करेगा, एक्सक्यूज़ नहीं दे सकता है, अपनी प्रॉब्लम्स नहीं शेयर कर सकता है और उसे सब कुछ हैंडल करना है। उसी तरह से जो डॉटर इन लॉ होती है किसी फैमिली में, उसके ऊपर भी लगभग सिमिलर रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है कि नो मैटर व्हाट शी इज़ फीलिंग शी विल हैव टू डू एवरीथिंग। उसे सब कुछ मैनेज करना होगा, उसे सब कुछ झेलना होगा, उसे सारे काम करने होंगे। मोस्ट ऑफ द कई बार मैंने ये भी देखा है कि जो प्रिविलेज्ड एटलीस्ट जो इकोनॉमिकली वेल ऑफ फैमिलीज हैं, उन फैमिलीज में भी अगर हम मेड रख सकते हैं, मतलब हाउस हेल्प मेड वर्ड शायद हो सकता है ऑफेंसिव, बट अगर हम हाउस हेल्प या किसी को भी हम हेल्प करने के लिए अपने घर में हायर कर सकते हैं तो भी फैमिलीज अवॉइड करती हैं, तो भी फैमिलीज खिलाफ होती हैं। ऐसा नहीं कि वो फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, फाइनेंशियली अच्छे नहीं हैं, बट इसलिए क्योंकि उनका ये जो स्टिग्मा है उनके दिमाग में, जो टैबू बना हुआ है कि हम किसी और की हेल्प नहीं लेंगे और हमारे घर की बहू सारा काम करेगी। तो ये थोड़ा-सा चेंज होने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी वर्किंग क्लास है, फीमेल्स भी वर्कफोर्स में बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट कर रही हैं और फिर हमें कंडीशन के हिसाब से हमें अपने कल्चर को, अपने घर के ट्रेडिशन को या जो भी सिचुएशन हो उसके अकॉर्डिंग हमें अडैप्ट होना पड़ेगा। अदरवाइज़ हम एक ही खुशी मार रहे हैं, यहाँ पे हम मर्डर कर रहे हैं उसकी खुशियों को। उसी तरह जो लड़का होता है उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ये तो लगभग सभी लोग जानते हैं कि उसके ऊपर एक जॉब करने का, भले ही उससे जॉब मिल पा रही हो, नहीं मिल पा रही हो, डजंट मैटर, ही विल हैव टू अर्न। ये उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। मोस्ट ऑफ द लड़के फील करते हैं कि उन्हें जॉब करनी ही है, चाहे वो 12 घंटे काम कर रहे हो, 14 घंटे काम कर रहे हो, 30,000 पर मंथ के लिए, डजंट मैटर, दे विल हैव टू डू इट। और वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन भी जाती है और लोग उनसे एक्सपेक्ट भी करते हैं। एक बेरोजगार लड़का एक निकम्मा लड़का कहा जाता है सोसाइटी में। हम ऑथेंटिक तरीके से, हम जेन्युइन तरीके से अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, हमें डर लगता है, हम एक मास्क लगा कर रखे रहते हैं सामने कि हमें सबको खुश रखना है, किसी को ऑफेंड नहीं करना है, किसी को ऐसी चीज़ हमें नहीं बोलनी है कि सामने वाले को बुरा लग जाए, कोई भी हम ऐसी स्टेटमेंट ना दे दें कि सामने वाला हर्ट हो जाए। ठीक है, कई बार हमें हर्ट करना ज़रूरी हो जाता है, इस चीज़ को सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती है। कई बार हमें फैक्ट बोलना ज़रूरी हो जाता है रैदर दैन ये कि हम सामने वाले को खुश करते रहें, लेकिन फिर भी ये सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती उस चीज़ को। उस फैक्टर की वजह से हम अपने आप को एक शेल में बंद कर लेते हैं और फिर हम फ्रीली एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। ये भी एक सोसाइटल प्रॉब्लम है जिसका सामना मोस्ट ऑफ द कपल्स को डिफरेंट फॉर्म में या इंडिविजुअली भी हमें फेस करना पड़ जाता है इस तरह की चीज़ों को। इमोशनल सेफ्टी के मेनली 3 पिलर्स माने जाते हैं, बहुत सारे लोग इस चीज़ पे एग्री करते हैं, जिसमें से पहला है अवेलेबिलिटी। फिज़िकली हम प्रेजेंट हैं, बट क्या हम इमोशनली भी उसी तरह से प्रेजेंट हैं सामने वाले को? क्या हम एहसास दिला पा रहे हैं अपने पार्टनर को कि हम उसकी बात सुन रहे हैं, उसे इग्नोर नहीं कर रहे हैं और हम वहाँ पर मौजूद हैं फिज़िकली, मेंटली, इमोशनली, हर तरीके से। सेकंड आता है रिस्पॉन्सिवनेस, हम किस तरह से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, क्या हम एम्पैथेटिक वे में, क्या हम अंडरस्टैंडिंग वे में रिस्पॉन्ड कर रहे हैं या बस हम बोल दे रहे हैं फॉर्मेलिटी के लिए, या सिर्फ सॉल्यूशन ढूंढने में पड़ जा रहे हैं रैदर दैन फाइंडिंग द रियल रीजन कि सामने वाला इमोशनली ड्रेन्ड है, ना कि उसे सॉल्यूशन उसके पास नहीं है। थर्ड फैक्टर आता है एंगेजमेंट, हम किस तरह से एंगेज हो रहे हैं सामने वाले से, क्या हम उसके इंटरनल वर्ड और एक्सटर्नल वर्ड दोनों को हम एक साथ रख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। इंटरनल वर्ड में कितनी केओस मची हुई है, क्या हम इसे समझ रहे हैं, या हम सिर्फ एक्सटर्नल चीज़ों को लेकर हम फोकस्ड हैं और सिर्फ एक्सटर्नैलिटीज पे हम अपने जजमेंट्स हम दे रहे हैं, अपने कन्वर्सेशन हम कैरी कर रहे हैं। ये सारे फैक्टर्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इंडिया में हम मेनली फंक्शनल सेफ्टी पर रिलाई कर रहे हैं। फंक्शनल सेफ्टी मीन्स जो कहते हैं रोटी कपड़ा मकान, फूड शेल्टर मनी, ये सारी चीज़ें, इन सारी चीज़ों पे हमारा मेन फोकस रह जाता है। बट हम इमोशनल सेफ्टी के बारे में अक्सर मोस्ट ऑफ द फैमिलीज, मोस्ट ऑफ द ये सोसाइटी के मोस्ट ऑफ द लोगों में, मोस्ट ऑफ द कपल्स में ये प्रॉब्लम रह जाती है। अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से इस तरह की प्रॉब्लम आती है कि हम मेनली फंक्शनल सेफ्टी ही इंश्योर करते करते उसका ही जुगाड़ करते करते हम इमोशनल सेफ्टी पीछे रह जाते हैं, हम बैंकरप्ट हो जाते हैं। तो इमोशनल सेफ्टी में हम
पीछे रह जाने की वजह से कई बार हमारे रिलेशंस इस तरह से टूट जाते हैं, हम उसे संजोते हुए, हम उसे सँभालते हुए भी, सँभालने की कोशिश करते हुए, सँभालने की इच्छा रखते हुए भी हम उसे नहीं सँभाल पाते हैं। साइकोलॉजिकल सेफ्टी में हम एक दूसरे को एक्सेप्ट कर रहे हैं, हम ग्रैटिट्यूड शो कर रहे हैं, हम ऐसा एहसास दिला रहे हैं कि सामने वाला हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, सामने वाला हमारे लिए मैटर करता है, सामने वाला हमारे लिए उस हद तक इम्पोर्टेंट है कि हम उसके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट्स, एक्स्ट्रा माइल चलने के लिए तैयार हैं, और सामने वाले को हम उस तरह से एक्सेप्ट कर रहे हैं जिस तरह से भी वो है। नो टू पर्सन कैन बी सेम, ये मुझे लगता है हर किसी को रियलाइजेशन होता है इस चीज़ का। दो लोग सेम नहीं हो सकते हैं, डिफरेंसेज होंगे, ये हकीकत है और ये इनएविटेबल, हम इसे अवॉइड नहीं कर सकते। ये 100% है कि दो लोग सिमिलर नहीं हो सकते। तो रैदर दैन कंप्लेनिंग कि क्या करना चाहिए, सामने वाले ने क्या गलती करी और एक्सक्यूजेज बनाए कि हम क्यों नहीं कर पाए, हमें ये समझना चाहिए कि ठीक है, सामने वाले की पावर्स ये थी, उससे ये नहीं हो पाया, वी शुड ट्राई टू मैनेज दैट, कोऑर्डिनेट देयर, सपोर्ट देयर। अगर हम एक्सक्यूजेज या शिकायतों के अलावा सॉल्यूशंस पे ध्यान दें, इमोशनल सेफ्टी पे ध्यान दें, सामने वाले को अपनी प्रेजेंस का एहसास दिलाएं, तो मुझे लगता है हम एक अच्छे पार्टनरशिप, एक अच्छी सोसाइटी, एक अच्छी फैमिली हम डेवलप कर सकते हैं। अटैचमेंट स्टाइल भी इम्पॉर्टेंट होता है, जिसके बारे में हम अलग वीडियो में बात करेंगे, और कपल्स किस तरह से अपने रिलेशन में, अपने रिलेशन को जिस तरह से वो संभालने की कोशिश करते हुए वो टूट जाते हैं और फिर उसके बाद वो आपस में लड़ते झगड़ते हैं, उसका इफ़ेक्ट किस तरह से बच्चों पे पड़ता है, बाकी फैमिली मेम्बर से पड़ता है, इस पे भी वी विल टॉक अबाउट इट लेटर। ओके, सो थैंक यू। इफ़ यू लाइक द वीडियो, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।